तो ये तीन चीज बोलते हैं ना, इसको देखिएगा, प्रतीकात्मक, उदाहरणात्मक और दंडात्मक नुकसानी। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि ये क्या होता है। सामान्य अवधारणा ये होती है कि वादी सदैव वास्तविक अथवा प्रतीकात्मक क्षति ही दिलाई जाती है, यानी कि ये जो वास्तविक क्षति होती है, वास्तविक नुकसानी और प्रतिकारात्मक नुकसानी ही दिलाई जाती है, ऐसा लोगों का मानना होता है। पर कभी आपने ये देखा होगा कि गलती तो छोटी सी रहती है पर दंड कैसे दिया जाता है, ज्यादा दिया जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज रहता है कि नुकसानी भी ज्यादा मात्रा में प्रतिवादी से वसूला जाता है। और क्यों वसूला जाता है? क्योंकि जो प्रतिवादी रहता है, जो प्रतिवादी है, वो वादी के अधिकारों की उपेक्षा करके, है ना, यानी कि जो वादी है उसका जो अधिकार था, जो सिविल अधिकार था, उसकी पूरी से पूरे रूप से अवहेलना करता है, यानी कि वो जानबूझ के इसमें करता है ना। बाकी चीजों में आपने देखा कि गलती से हो जाता है, पर इसमें क्या होता है कि प्रतिवादी द्वारा जानबूझ के ये अकृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण ना वादी को जो क्षतिपूर्ति मिलती है वो कानूनी रूप से नहीं मिलती है, वो प्रतिवादी को दंड स्वरूप भी दिया जाता है। मतलब कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया, उसको सबक सिखाने के लिए रहता है, और साथ में आगे भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से देखिएगा कि सामान्य अवधारणा यह है कि वादी को सदैव वास्तविक अथवा प्रतिकारात्मक क्षति दिलाई जाती है, अन्य अर्थात ऐसी नुकसानी दिलाई जाती है कि वादी को कार्य क्षति की प्रतिपूर्ति हो जाए। लेकिन कभी कभी वादी को कार्य क्षति के से अधिक धनराशि भी नुकसानी में दिलाई जाती है ना। ऐसी नुकसानी को दंडात्मक नुकसानी भी कहा जाता है। दंडात्मक नुकसानी ऐसे मामलों में देय होती है जिनमें प्रतिवादी विद्वेषपूर्ण भाव से, असावधानी से या जानबूझकर वादी को क्षतिकारित करता है। इस नुकसानी का मुख्य उद्देश्य वादी के सम्मान को पहुंची ठेस के लिए सांत्वना प्रदान करना। इसका एक और उद्देश्य होता है कि प्रतिवादी को दंडित करना, है ना, ताकि समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो और आगे जो मनुष्य हैं वो इस कार्य की पुनरावृत्ति ना करें। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसमें प्रतिवादी को दंड स्वरूप दिया गया और नुकसानी से अधिक मात्रा में। ठीक है, अब इसमें केस जो है आपका रुक्स वर्सेस बर्नार्ड, रुक्स वर्सेस बर्नार्ड, है ना। इसमें ये जो मामला ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें जो प्रतिपादित किया गया था सिद्धांत वो ये था कि किन मामलों में ही दंडात्मक स्वरूप लिया जाएगा इसमें, है ना। यानी कि इसमें एक क्या निकल के आया था बाहर, प्रतिपादित सिद्धांत निकल के आया था बाहर। ठीक है, वो उसको समझना है हमको क्या है। पहला इसमें बोलता है कि जहां हानि सरकारी कर्मचारी के अवैध, मनमाने या पीड़ाकारी कृत्यों का परिणाम। ठीक है, तो पहला देखिएगा, इसमें बोलता है कि जहां हानि सरकारी कर्मचारी के अवैध, मनमाने या पीड़ाकारी कृत्यों का परिणाम होती है ना, वहीं पे ऐसा क्या दिया जाता है, दंडात्मक नुकसानी का प्रावधान लिया जाएगा या डाला जाता है। ठीक है, और इसमें दूसरा सिद्धांत था कि जहां प्रतिवादी का व्यवहार
अपने ही लाभ के लिए होता है और वह वादी को संदत्त प्रतिकर से काफी अधिक होता है। और तीसरा बोलता है इसमें कि जहां किसी संविधि में ही दंडात्मक नुकसानी के संदाय का प्रावधान होता है। ठीक है, तो ये जो रुक्स वर्सेस बर्नार्ड का जो केस था उसमें ये 3 सिद्धांत निकल के आया था, है ना। इसको आप जस का तस याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला जो ये बोलता है कि जहां हानि सरकारी कर्मचारी के अवैध मनमाने या पीड़ाकारी कृत्यों का परिणाम होती है। आप देखे होंगे कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, है ना। तो वहां पे ये क्या होगा, ये प्रतिपादित सिद्धांत लागू होगा। और दूसरा क्या होता है कि जहां प्रतिवादी का व्यवहार अपने ही लाभ के लिए होता है और वह वादी को संदत्त प्रतिकर से काफी अधिक होता है, यानी कि प्रतिवादी का व्यवहार क्या होता है, अपने ही लाभ के लिए होता है। वैसे कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रतिवादी जो रहता है ना, क्या होता है इसमें, जानबूझकर करता है, जानबूझकर अपकृत्य करता है ना। उसके कारण ही उसको क्या मिलता है, दंड मिलता है, दंड स्वरूप मिलता है उसको, नुकसानी अधिक मात्रा में करना पड़ता है। क्योंकि जो वादी का जो सम्मान रहता है उसको वो ठेस पहुंचा रहता है। गलती से हो जाए तो एक बार आदमी माफ भी कर देता है, पर जानबूझ के अगर करता है तो उसके लिए दंडात्मक नुकसानी को ही लिया जाता है। ठीक है, अब तीसरा ये बोलता है कि जहां किसी संविधि में ही दंडात्मक नुकसानी के संदाय का प्रावधान होता है। अब कुछ जगह पे ऐसा प्रावधान है कि अगर आप ऐसा गलती करोगे तो दंडात्मक नुकसानी का प्रावधान होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लागू किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक और केस था, लखनऊ का। ठीक है, लखनऊ विकास प्राधिकरण वर्सेस एम के गुप्ता। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि वो जो हम लोग पहला सिद्धांत तो पढ़े ना, मनमानेपन वाला, मनमानापन, है ना, वो यही पे लागू किया गया। उसमें बोलता है उच्चतम न्यायालय, है ना, वो निर्धारित करता है कि सरकार या उसके कर्मचारियों के दबाव द्वारा मनमानापन या असंवैधानिक रूप से किया गया कार्य दंडात्मक नुकसानी हेतु उचित आधार था। यानी कि यहाँ पे दंडात्मक नुकसानी जो किया ना, वो यहाँ पे उचित माना गया। ठीक, तो आपको इसको केवल ये समझना पड़ेगा कि जो दंडात्मक नुकसानी है वो क्यों दिलाई जाती है। वो क्या होता है कि अगर कोई विद्वेषपूर्ण भावना से, है ना, या जानबूझकर क्या करता है, अगर वादी को नुकसान पहुंचाता है या उसके प्रति अकृत्य करता है, तो प्रतिवादी का जो व्यवहार था, या हो सकता है कि वो क्रोध के द्वारा करता है वो काम को, है ना, तो उसके क्रोध क्रोध व्यक्त करने के कारण ना उसको बड़ी धनराशि का नुकसानी को दिलवाया जाता है। क्योंकि वो क्या करता है, अपने वादी के अधिकार का मतलब वो जो वादी है उसके अधिकार को कोई महत्व ही नहीं देता है ना। जैसे कि इसका एक उदाहरण आप देखोगे तो विद्वेषपूर्ण होता है, विद्वेषपूर्ण तरीके से किया गया। ठीक है,
अब देखिए सामंत के इसके बारे में क्या बोलते हैं। सामंत के अनुसार ऐसी नुकसानी वादी को प्रतिकर के रूप में नहीं, यानी कि आप ये मान के चले कि यहाँ पे वादी को प्रतिकर तो मिल रहा है, पर न्यायालय का उद्देश्य क्या रहता है कि इसको प्रतिकर दिलाना नहीं होता है। ये जो प्रतिवादी रहता है ना, प्रतिवादी को क्या रहता है, इसको केवल दंड देना रहता है उसके मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बोलते हैं सावण बोलते हैं कि ऐसी नुकसानी वादी को प्रतिकर के रूप में नहीं बल्कि उसकी भावनाओं और सम्मान को पहुंची हुई ठेस को सांत्वना प्रदान करने के लिए दिलाई जाती है। इसका उद्देश्य वादी को प्रतिकर देने का नहीं वरन प्रतिवादी को दंडित करने का तथा दूसरे व्यक्तियों को सचेत करने और उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करना जिससे वे ऐसे विद्वेषपूर्ण असावधानी युक्त कार्यों को भविष्य में न दोहराएं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं आपका प्रत्याशित एवं निरंतर चलने वाली क्षतियां। ठीक है, अब निरंतर चलते कैसे रहेगी, थोड़ा सा कुछ आइडिया है किसी को कैसे हो सकता है ऐसा टॉर्ट में। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। प्रत्याशित अर्थात भावी नुकसानी से अभिप्राय ऐसी नुकसानी से, यहाँ पे इसका मतलब केवल ये समझना पड़ेगा आपको कि भावी नुकसानी भी हो सकता है ना, यानी कि अभी तो हो ही रहा है प्रत्यक्ष रूप से, परंतु आगे भी चल के, अभी तो हो ही रहा है, आगे भी चल के वो क्या होगा, होगा ही या होता ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो प्रतिवादी के किसी अकृत्यपूर्ण कार्य का संभावित परिणाम होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वादी के द्वारा ही कोई कृत्य हो जाता है, सॉरी प्रतिवादी के विरुद्ध, प्रतिवादी के द्वारा ही क्या होता है, अकृत्यपूर्ण कार्य हो जाता है जिसका संभावित परिणाम ही होता है वो। ठीक है, ऐसी नुकसानी केवल वाद संस्थित करने अथवा न्यायालय के निर्णय तक ही परिसीमित नहीं होती है, अपितु उसमें भावी नुकसानी भी समाहित रहती है। जैसे कि मान लो आ क है और ये ख है। ठीक है, क एक गाड़ी चलाता है ना, क को क जो है वो ख को ठोक देता है, ठोकने के बाद क्या होता है, ये अपाहिज हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे अकृत्य तो हुआ है ना, यानी उपेक्षा पूर्वक ये गाड़ी चला रहा था, तो यहाँ से जो क के द्वारा ख के विरुद्ध क्या हुआ, अकृत्य तो हो गया, है ना। तो ख को चोट लगी, वो उसके लिए दावा तो पेश करेगा ही, है ना, नुकसानी के लिए वाद पेश करेगा। पर क्या होगा कि मान लो इसका अगर हाथ टूट गया है, तो ये क्या होगा, हाथ टूट गया मतलब कट के फेंका गया है, ऐसा वाला बात बोले ना, टूटने से तो जुड़ भी जाता है। पर अगर उसका हाथ टूट गया है और कट के फेंका गया, सॉरी फेंका गया, कट के फेंका गया, तो वो क्या हुआ, अपाहिज हो गया ना, जिंदगी भर अपना काम नहीं कर सकता है। तो वो क्या हुआ, वो निरंतर चलेगा उसके साथ में, मतलब कि उसका जो हाथ नहीं है वो किसके कारण हुआ, दुर्घटना के कारण हुआ। तो वो जो दुर्घटना है उसके साथ जिंदगी भर कैसे बने रही, हाथ, एक हाथ खो के, है ना, एक हाथ उसके पास नहीं है, जिंदगी भर उसको याद तो दिलाते ही रहेगा कि दुर्घटना में हुआ, है ना। वही यहाँ पे कहलाएगा आपका निरंतर, निरंतर चलने वाली क्षतियां। ठीक है, तो यहाँ पे जब वादी जो है, वादी इसको जब प्रतिकर देगा तो वो क्या देगा, जितना वो बोला है दावा के उतना तो देगा ही, साथ में जब उसका हाथ कटा है ना, उसके लिए जो उसको जो जिंदगी भर तकलीफ होगा, उसके लिए भी उसको वो क्षतिपूर्ति देगा, यानी कि एक मुश्त उसको बड़ी रकम देगा। ठीक है, तो हाँ इसमें उदाहरण तो वैसे ही दिया है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, वादी अपने कार्य क्षमता में कमी लाया ना भाई, मतलब एक हाथ से वो कितना काम करेगा, उसकी कार्य क्षमता में कमी हुई ना,
वो उसके में प्रभाव तो डाला वो, है ना। इसीलिए उसको बोला गया निरंतर चलने वाली क्षति, यानी पैर भी टूट गया, पैर मतलब कि पैर कट के फेंका गया, ऐसे वाले केस में बोले। टूट गया वाला में नहीं, टूट के तो जुड़ भी जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या होता है। प्रत्याशित क्षतियां वे होती है जो प्रतिवादी के अकृत्यपूर्ण कार्य से होती है, किंतु जो उस समय तक उत्पन्न हुई नहीं रहती जबकि न्यायालय द्वारा नुकसानी का निर्णय किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो उदाहरण है, सुभाष चंद्र वाद जो है, उदाहरण नहीं, सुभाष चंद्र वर्सेस रामदीन। राम सिंह, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि पंजाब राज्य परिवहन की एक बस ने एक 7 वर्षीय बालिका को टक्कर मारी, जिसके कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया। बालक को ना, 7 वर्षीय बालक को टक्कर मारी जिसके कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया और अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो गया। मोटर दावा दुर्घटना न्यायाधिकरण ने उसे 3,000 रुपए प्रतिकर स्वीकार स्वरूप दिलाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह राशि 7,500 रुपए कर दी। ठीक है, ये क्या देख के किया गया, आगे भविष्य के लिए देख के किया गया। ठीक है, केस के साथ में इसको समझ लीजिए क्या हुआ, कि बच्चे का क्या हुआ, बच्चे को जो चोट लगी उसके लिए उसने क्या किया, क्षतिपूर्ति तो मांगा, उसको मिला, है ना। पर वो विकलांग हो गया था, जब तक न्यायालय का निर्णय आया तब तक वो विकलांग हो चुका था। तो क्या हुआ कि जब वो आगे दिल्ली उच्च न्यायालय में गया तो वहां पे इस राशि को 75,000 रुपए कर दिया गया। ठीक है, अब जो दूसरा केस है आपका फिटर वर्सेस बिल, है ना। इस मामले में क्या होता है कि इसमें प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार एक चोट अर्थात एक वाद कारण के लिए नुकसानी का केवल एक ही वाद लाया जा सकता है। ठीक है, उसके पश्चातवर्ती परिणामों के लिए दूसरा वाद और नहीं लाया जा सकता। लेकिन इस सिद्धांत के भी कतिपय अपवाद हैं, अर्थात निम्नांकित दशाओं में ही एक वाद कारण के लिए भिन्न भिन्न वाद लाए जा सकते हैं। ऐसे मामले में क्षति अर्थात वाद कारण निरंतर माना जाता है। ये दशाएं निम्नलिखित होती हैं। तो पहला इसमें ये बोलता है कि जहां एक ही दोषपूर्ण अथवा अकृत्य कार्य से दो भिन्न भिन्न अधिकारों का अतिक्रमण होता है, जैसे दुर्घटना से चोट कारित होना और संपत्ति को क्षति पहुंचना, है ना। मतलब कि यहाँ पे इसका बोलने का मतलब ये होता है कि आप एक ही समय में एक ही वाद ला सकते हो। अगर आप चोट के लिए वाद ला रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नुकसानी के लिए वो जो गाड़ी संपत्ति में नुकसानी हुआ ना उसके लिए ला सकते हो, है ना। पर एक लाने के बाद दूसरा नहीं ला सकती, या तो दोनों को एक साथ लेके जाओ, दोनों एक साथ उसमें अटैच होना चाहिए। गाड़ी की भी चोट लगी, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे चोट लगी उसका नुकसानी आप मांगने जाओगे, उसके बाद फिर से उसके ऊपर केस ठोकोगे कि मेरी गाड़ी में चोट लग गई, उसका भी आप नुकसानी दो, है ना। मतलब इस नियम का मतलब यही होता है कि आपको अगर चोट लगी, आपकी गाड़ी को चोट लगी, तो उसका जो नुकसानी एक साथ है ना, उसको आप एक साथ मांगोगे प्रतिवादी से, ना कि अलग अलग। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आपका है YS कुमार। YS कुमार वर्सेस कुलदीप सिंह। ठीक है, इस मामले में प्रत्यार्थी जो एक्साइज तथा कर ऑफिसर था, एक मोटरसाइकिल से टकरा गया था जिसने उसकी भुजाओं एवं कोहनियों जिससे उसकी भुजाओं एवं कोहनियों से चोट
कोहनियों में चोट आई थी। इन चोटों से उसे स्थायी अयोग्यता हो गई, जिससे वह सामान्य जीवन के सुखों से वंचित हो गया। न्यायालय ने उसे 7200 रुपए की नुकसानी दिलवाई, जो 50 रुपए प्रति माह की दर से 12 वर्ष के लिए जुड़ने पर आती थी। यह नुकसानी उसे भविष्य की शारीरिक अयोग्यता उत्पन्न होने के कारण प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये जो केसेस हैं उसमें केवल आपको नुकसानी ही दिया गया है, वो भी उसके निरंतर चलते रहने वाली अयोग्यता के कारण, है ना। एक और केस था आपका हरदीप हरदीप कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। इस केस में क्या होता है कि मृतक के माता पिता को 16,000 रुपए की क्षतिपूर्ति के रूप में मंजूर किया गया। इसमें मृतक की 1500 रुपए प्रति माह की आमदनी थी और वह एक घटना में मर गया था। उसके पिता द्वारा क्षतिपूर्ति का वाद लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि उन्हें 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से 20 वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए, क्योंकि वह यदि जीवित होता तो अपने माता पिता को अपनी आय 400 रुपए प्रति हिसाब से 20 वर्ष तक देता रहता। इसलिए कुल क्षतिपूर्ति 96,000 रुपए आई। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि केस में जो हुआ है वही आपका सिद्धांत भी ये कहता है। ठीक है, यानी कि अगर जो वादी है वो आगे के लिए अयोग्य हो चुका है, अपने जीवन काल में कोई काम करने के लिए है, अयोग्य हो गया है, जैसे कि आपने केसेस में देखा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्षतिपूर्ति कैसे दी जाएगी? पूरे जीवन काल को देखकर, है ना। ठीक है, अब आप छठवा देखिएगा, साधारण तथा विशेष। ठीक है, अब इसको ये समझना है कि साधारण नुकसानी और विशेष नुकसानी क्या होता है ना। तो साधारण या सामान्य, इसको दोनों बोल सकते हैं, साधारण या सामान्य। ठीक है, सामान्य नुकसानी या साधारण नुकसानी से अभिप्राय ऐसी नुकसानी से है जिसका कानून द्वारा पूर्वानुमान किया जाता है और कानून प्रत्येक विधिक अधिकार के अतिक्रमण पर ऐसी नुकसानी दिलाता है। वाद पत्र में ऐसी नुकसानी का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होता। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, जो साधारण है ना, उसके लिए ये होता है कि जो विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार के उल्लंघन के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, वो कहलाती है साधारण नुकसानी। अब समझिए इसको कि विशेष नुकसानी क्या होता है। विशेष नुकसानी जिसका कानून द्वारा पूर्वानुमान नहीं किया जाता। वादी को अपने वाद पत्र में ऐसी नुकसानी का स्पष्ट उल्लेख करना भी होता है और साबित करना भी होता है। ठीक है, आपको केवल यहाँ पे ये बताना पड़ता है पहले वाले में कि विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। आपको ये नहीं बताना पड़ता है कि जो मतलब कि जो वाद पत्र बनाते हैं ना, उसमें आपको नुकसानी का उल्लेख करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। और जो विशेष है, विशेष नुकसानी के लिए क्या है, जो आपको चाहिए रहता है वो चीज, तो आपको वहां पे बताना पड़ता है कि जो विशेष रूप से जो उसको क्षति पहुंची है ना, उसके बारे में आपको वाद पत्र में बताना ही पड़ेगा और साबित भी करना पड़ेगा। यानी कि साबित आप कैसे कर सकते हो, दिखा के, उसका बहुत सारा प्रोसेस जो रहता है ना वो सब करना पड़ेगा, साबित करना ही पड़ेगा।
ठीक है, जैसे कि मान लो आप सामान्य और विशिष्ट नुकसानी को एक उदाहरण से समझ लो। क्या होता है कि क ख के विरुद्ध, क ख के विरुद्ध क्या करता है, मिथ्या कारावास अथवा विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाता है। यानी कि ये जो क है ये ख के विरुद्ध क्या करता है, वाद लाता है। और कैसे रूप से लाता है, मिथ्या कारावास अथवा विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाता है। ऐसे मामलों में क को हुई असुविधा, कष्ट, प्रतिष्ठा की हानि आदि का कानून द्वारा पूर्वानुमान किया जा सकता था। यानी कि क ये जानता था अगर वो ख के ऊपर वाद लाएगा तो ख को कितना उसको असुविधा होगा, कष्ट होगा, प्रतिष्ठा की हानि होगी वगैरह वगैरह, वो उस चीज को जान सकता था, पूर्वानुमान कर सकता था। लेकिन यदि, है ना, मतलब कि यहाँ पे ये बोलता है कि जो क है वो मानसिक या शारीरिक, चिकित्सा व आजीवन आजीविका संबंधी क्षति, अधिवक्ता शुल्क आदि का क्लेम करता है तो उसे वाद में इतना स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा उसे इसे साबित भी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आप जो दिखने वाला चीज है उसको क्या करोगे, प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। पर अगर आपको कितना भी मानसिक पीड़ा हो रहा है तो क्या आप उसको दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। जो कितना सारा चिकित्सा व्यय हुआ है तो उसको कुछ लिमिट तक तो दिखा ही सकते हो, है ना, कि आप बिल पेश करते जाओगे, ये का यहाँ का यहाँ का ऐसा करके, तो वो कुछ लिमिट तक दिखा सकते हैं। पर पूरा बिल दिखाना भी उचित नहीं होता है, या नहीं दिखा सकते हो आप। इसलिए यहाँ पे इसको डाला गया है कि चिकित्सा व्यय कितना हुआ है। आप छोटे छोटे खर्च थोड़ी लिखोगे भाई, ये हुआ, ये हुआ ऐसा करके। और अगर डाले भी हो तो उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाओ उसका रैपर कहाँ है, तो उसका कौन से दुकान से लिए थे, या ये वो जो भी चीज है। ठीक है, तो उस चीज को प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, तब उसको वो विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त होगा। ठीक है, अन्यथा क्या होगा कि आप केवल जो उसको असुविधा और कष्ट हुआ है, जो प्रतिष्ठा की हानि है, उसको वो कैलकुलेट करेगा न्यायालय, और आपको वो साधारण नुकसानी के रूप में उसको उपलब्ध करा देगा। पर विशेष के लिए क्या है कि आपको वो दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, है ना, कि आपने ये कैसे किया, ये इतना खर्चा कैसे हुआ, है ना, ये सारे चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो केस है आपका बालाराम, सॉरी, बालाराम वर्सेस सुख संपत लाल, है ना, इस ये जो केस है राजस्थान का केस है, उसमें ना उच्च न्यायालय क्या अभी निर्धारित करता है कि विशेष नुकसानी के मामले में ऐसी नुकसानी का अभिवचन में उल्लेख किया जाना तथा उसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना आवश्यक है। यानी कि हम जो पढ़े वो यहाँ पे सिद्ध करना आवश्यक है, ये बताया गया। ठीक है, और जो ये वाला केस है सीबीसी का, कंटोनमेंट बोर्ड आगरा। ठीक है, इस केस में भी क्या बोलता है कि सामान्य एवं विशेष नुकसानी के अंतर को स्पष्ट किया गया था इसमें। इसके अनुसार सामान्य नुकसानी से अभिप्राय ऐसी नुकसानी से है जिसकी परिकल्पना कानून द्वारा कर ली जाती है। यानी कि वो ये मान लेता है कि आपको इतनी प्रतिष्ठा की हानि हुई है, आपको इतनी असुविधा हुई है, आपको इतना कष्ट हुआ है, जिसका वो कैलकुलेशन करता है, वैल्यू निकालता है और आपको उतना वो प्रदान करता है। तो वो यहाँ पे क्या किया था, परिकल्पना कर लिया था, है ना, जिसका दावे में विस्तार से उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि उसके लिए जरूरी नहीं है आपको ये बताना कि आपको कितनी हानि हुई। जबकि जो विशेष नुकसानी के लिए अगर वो दावा किया था तो उसके लिए क्या करना था, उसको प्रूव करना था, अभिप्राय, है ना, मतलब कि नुकसानी को क्या करना था, वहां पे उल्लेखित भी करना था और उसको प्रूव भी करना था। तो ये केवल ये वाले केस में इतना ही बताया है। ठीक है, ये दोनों केसेस में क्या किया कि विशेष नुकसानी को उल्लेखित करना और साबित करना आवश्यक माना। ठीक है, तो हम अभी तक क्या देख लिया, पूरा देख लिए हैं 6 योग।
कहाँ गया भाई? कल 3 देख चुके थे, आज तीनों देख चुके हैं, 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अवमानात्मक, प्रतीकात्मक, वास्तविक, प्रतीकात्मक, निरंतर चलने रहने वाली, और साधारण तथा विशेष। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ तकलीफ है तो पूछ लो भाई। मैम